अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के इस कार्यक्रम में। रबी फसलों को कीट और रोगों से बचाने हेतु बीजोपचार पर तकनीकी सलाह। भरपूर फलोत्पादन के लिए पपीता के बाग में जरूरी कार्य। जैसा कि अभी हमारे किसान भाई रबी फसलों की बुआई के कार्य में जुटे हुए हैं, लेकिन किसान फसलों को आनन फानन में बीजों को उपचार किए बिना ही बुआई कर देते हैं, जिससे बीज और मिट्टी में रहने वाले कीट और रोगों से फसल नष्ट हो जाती है। ऐसी फसल से अच्छा उत्पादन लेना तो दूर, बल्कि किसानों को लगाई गई लागत निकालना भी मुश्किल हो जाता है। इसलिए बुआई से पूर्व बीजों को उपचारित करना जरूरी है। तो क्या है बीजों को उपचारित करने का तरीका? इस बारे में उचित सुझाव दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र टांकरडा, जिला जयपुर के विषय विशेषज्ञ हनुमान सिंह। किसान भाइयों, आज मैं आपको बीज उपचार की आवश्यकता के बारे में जानकारी दूंगा। किसान भाई, बीज मिलने के बाद में बीज को उपचार जरूर करें। किसान भाई इस बात के ऊपर ध्यान नहीं देते हुए वो बीज मिलने के बाद में बीज को सीधा ही भूमि में बीज देते हैं। इससे पहले उसका उपचार करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। रबी की मुख्य फसलें जैसे गेहूँ, जौ, चना आदि में बीज एवं भूमिजनित रोग फसल को विभिन्न अवस्था में नुकसान पहुंचाते हैं। इससे किसान भाइयों को एक आर्थिक हानि होती है और साथ साथ में किसान भाइयों की उपज भी कम हो जाती है। आज के समय में कोई भी फसल कीट व रोगों के प्रकोप से अछूती नहीं है। ऐसे में फसलों को इनके प्रकोप से बचाने का सबसे सस्ता और अच्छा उपाय है बीजोपचार। तो सबसे पहले जानते हैं कि बीज उपचार की आवश्यकता क्यों पड़ी। बीज को उपचार नहीं करने से बीजों कुछ दिनों के बाद में जड़ गलन, मूल स्तंभ विगलन और गलन से पौधे मर जाते हैं और अपने खेत में पौधों की संख्या में कमी हो जाती है और तत्पश्चात उपज अपने आप ही घट जाती है। इसके लिए किसान भाई बीज उपचार के लिए मुख्य रूप से ट्राइकोडर्मा, जो जैविक खेती करना चाहते हैं, 6 से 8 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से, और रासायनिक जैसे थायरम 3 से 4 ग्राम प्रति किलो बीज, कार्बेंडाजिम 2 से 3 ग्राम प्रति किलो बीज, या फिर कार्बोक्जिन 37.5% प्लस थायरम 37.5% 2.5 से 3 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से बीज उपचार कर सकते हैं। अपने खेत में किसान भाई दीमक से बचाव के लिए, इस एरिया में दीमक एक मुख्य कीट है। इस फसल को दीमक से बचाने के लिए मुख्य रूप से गेहूँ और चने में, तो दीमक से बचाने के लिए किसान भाई फिप्रोनिल 5% SC की 5 से 6 ml मात्रा प्रति किलो बीज की दर से बीज उपचार कर सकते हैं। बीजोपचार एक महत्वपूर्ण क्रिया है जो कि बीज और पौधे को मृदा, वायु और बीज जनित बीमारियों और कीटों द्वारा होने वाले नुकसान से बचाता है। तो बीज उपचारित करने का सबसे सस्ता और अच्छा विधि कौन सा है, इस हेतु सुझाव के लिए मिलते हैं। जिन खेतों में पानी उपलब्ध रहता है तो वो ड्रिप के साथ में
भी यूज कर सकते हैं। और कुछ किसान भाई की जहाँ पानी की भी उपलब्ध नहीं है तो वो किसान भाई 80 से 100 kg मिट्टी के साथ में क्लोरोपाइरीफॉस मिला के और पूरे प्रति हेक्टेयर में उसको छिड़क दे ताकि दीमक की समस्या कम हो जाती है। कल्चर से बीज उपचारित करने के लिए मुख्य रूप से जैसे दलहनी फसलें, उनमें राइजोबियम कल्चर का प्रयोग करना चाहिए। और जो दलहनी फसलें नहीं है जैसे कि जो भी सीरियल्स है उसके लिए अपन एजेटोबैक्टर नामक कल्चर से बीज को उपचारित कर सकते हैं। अपने भूमि के अंदर फास्फोरस उपलब्ध होता है लेकिन वो अघुलनशील फॉर्म में होता है। उसको घुलनशील फॉर्म में बनाने के लिए अपन पीएसबी कल्चर से उपचारित कर सकते हैं। पाउडर कल्चर से बीज को उपचारित करने के लिए 250 ग्राम गुड़ के अंदर आवश्यकता अनुसार पानी मिलाएं, उसे ठंडा करें और इसमें 3 पैकेट जो लगभग 600 ग्राम के होते हैं उन राइजोबियम को डाल के और अपन उपचारित कर सकते हैं। बीज उपचारित करने के कौन कौन से उन्नत तरीके हैं जिसकी सहायता से बीजोपचार करना फायदेमंद होगा, इस बारे में जानते हैं। बीज उपचार करने का तरीका। बीज उपचार करने के लिए सबसे पहले किसान भाई फफूंदनाशक, फिर कीटनाशक और लास्ट में कल्चर से उपचारित करके ही बोना चाहिए, जिसको अपन सामान्य भाषा में FIR कहते हैं या फिर इसको हिंदी में अपन फकीरा भी कहते हैं। सबसे पहले फंगिसाइड, फिर इंसेक्टिसाइड और लास्ट में कल्चर जैसे राइजोबियम, एजेटोबैक्टर या फिर PSB से उपचारित करना चाहिए। बीज उपचार करने के लिए बीज उपचारित ड्रम का प्रयोग करना चाहिए। ड्रम में अगर अपन ड्रम का प्रयोग करते हैं तो सबसे पहले बीज की निश्चित मात्रा में उसको नाप लें, तोल लें। उसके बाद में जो दवा उसमें सिफारिश की गई है कि कितना ग्राम अपने को फंगिसाइड लेना है, कितना ml अपने को इंसेक्टिसाइड लेना है, कितनी मात्रा में अपने को कल्चर लेना है, वो उस निश्चित मात्रा में उसमें डालें। जितना अपने को फंगिसाइड डालना है उसमें डाल के और फिर ड्रम को धीरे धीरे हिलाइए और तब तक हिलाते रहिए कि जब तक उसमें फंगिसाइड पूरे बीज को नहीं चिपक जाए। उसके बाद में किसान भाई जिनके पास में ये सीड ड्रेसिंग ड्रम उपलब्ध नहीं है वो किसान भाई देसी तरीके से अपने घर में जैसे घड़ा होता है तो घड़े में भी अपन बीज को डाल के और निश्चित मात्रा में जो दवाई है उसको डाल के और ज़ोर ज़ोर से हिलाएं ताकि उसमें निश्चित मात्रा में बीज चारों तरफ चिपक जाए। बीज उपचार करने के कई फायदे होते हैं। इससे अपने को रोग और कीटों से भी सुरक्षित हो जाते हैं। बीज का जो अंकुरण होता है वो भी एक समान से होता है, उनका जर्मिनेशन % भी मेंटेन होता है। खेत के अंदर जो पौधों की जो संख्या है, प्लांट पॉपुलेशन है, वो भी निश्चित मात्रा में बनी हुई रहती है। इससे अपने को उत्पादन भी अच्छा मिलता है और जो सीड अपने को मिलेंगे, फसल जो मिलेगी वो भी एक क्वालिटी वाली फसल होगी। इस प्रकार हर भाई बीज को खेत में लगाने से पहले बीज उपचार अवश्य करें। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। मानव स्वास्थ्य के लिए लाभकारी एवं पौष्टिक गुणों से भरपूर फलों में बात करें पपीता की, तो इससे उद्यान प्रदेश में बड़े पैमाने पर देखने को मिलते हैं और पपीता के पौधों से अधिक फल मिले इसके लिए बाग में इस समय कौन कौन से कार्यों को करना जरूरी है, इस बारे में जानकारी के लिए मिलते हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर AK बडोलिया से। मैं किसान भाइयों को जिन्होंने अभी पपीते के नए पौधरोपण किए हैं उनके लिए कुछ सामयिक सुझाव कार्य समझाना चाह रहा हूँ। वर्तमान में जो काम करने की आवश्यकता है वो है निदाई गुड़ाई करने की। तो किसान भाई जानते हैं कि पपीते की जो जड़ें होती हैं वो मांसल होती हैं, ज़्यादा गहराई पर नहीं जाती, उथली होती हैं। तो जो भी निदाई गुड़ाई का उनको काम करना है वो अधिक गहरा ना करके उथली निदाई गुड़ाई करना है और उसके लिए उनको थोड़ा सा सावधानी रखना है कि जड़ें ना कटने। किसान भाइयों, पपीते के बाग से अधिक फलोत्पादन प्राप्त करने के लिए सही समय पर सिंचाई करते हुए खाद और उर्वरक प्रबंधन कैसे करना है, आइए जान लेते हैं। इसके बाद ज़रूरत आती है सिंचाई की। तो सिंचाई, जैसा कि अभी वर्तमान में मौसम चल रहा है, सिंचाई के बीच में अंतराल बहुत ज़्यादा है या बरसात है तो बहुत कम हो रही है। तो ऐसी परिस्थितियों में नए जो रोपित पौधे हैं जिनकी उम्र अभी मुश्किल से 1-1.5 महीने हुई है, तो हमें सिंचाई की ओर विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। और हम सिंचाई के लिए 2 कतारों के बीच में से लाइन निकाल सकते हैं, फिर उन लाइनों को इन पौधों के थालों के पास से जोड़ सकते हैं और उसमें सिंचाई कर सकते हैं।
सिंचाई हमेशा हल्की करनी चाहिए, और जब ऐसा लगे कि नहीं भाई अब 2-3 सिंचाई कर चुके हैं, मिट्टी की परत कड़क हो गई है, तो फिर उसके बाद हमें मौका मिलने पर गुड़ाई का भी काम करना चाहिए। उसके बाद बात आती है कि खाद और उर्वरक की पूर्ति हम कैसे करें। तो पपीता जो है बहुत ही पोषक तत्वों की मांग रखने वाला फल पौधा है, और इसमें वृद्धि विकास की गति भी बहुत तेज हो जाती है, क्योंकि ये 14-15 महीने में आपको फल देने लगता है। तो इस दृष्टिकोण से अगर आपने गड्ढे में गोबर की खाद, साथ में डीएपी या सुपर फास्फेट, म्यूरेट ऑफ पोटास, सब ये चीज़ें दी हैं तो बहुत अच्छा किया है। और अगर इसमें कुछ कमी भी रह गई है तो आपको चाहिए कि हम पपीते के पौधों को हर 2-2 माह के अंतराल से नत्रजन, फास्फोरस और पोटास की पूर्ति करते रहें। इसके लिए आपको चाहिए कि 250 ग्राम और 250 ग्राम नत्रजन, फास्फोरस, पोटास ले लें। इसको 6 भागों में बांट लें। आवश्यकता अनुसार इसकी पूर्ति थाले के समीप साफ सफाई करके, निदाई गुड़ाई करके करते रहे। पपीते के पौधों को पीत सिरा रोग द्वारा अधिक नुकसान पहुंचाया जाता है, तो आप इसकी पहचान कर नियंत्रण कैसे करें, आइए जान लेते हैं। कई बार पपीते में विषाणु जन्य बीमारियां ज़्यादा लगती हैं, और उसकी वजह से पूरे के पूरे पौधे जो है हमारा पौधरोपण का पूरा बगीचा कह सकते हैं वो नष्ट हो जाता है। तो विषाणु रोगों के लिए हमें ज़्यादा सावधानी रखने की आवश्यकता होती है। जैसे ही इसमें हमें कुछ ऐसे लक्षण दिखते हैं कि पत्तियां नीचे की ओर मुड़ रही हैं, या पत्तियों की नसें पीली हो रही हैं, हरा भाग कम हो रहा है, तो हमें इसके लिए समझना चाहिए कि ये विषाणु रोगों से होने वाले लक्षण हैं, और ऐसे रोग ग्रसित पौधों को हमें तुरंत ही खेत से निकाल देना चाहिए। पीत सिरा मोजाइक रोग को रस चूसक कीटों द्वारा फैलाया जाता है, तो आप इन कीटों के नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रिड दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा का प्रति 3 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करेंगे तो इन कीटों का नियंत्रण आसानी से हो जाता है। तो किसान भाई कृपया इन बातों पर ध्यान रखेंगे और पपीते से अपना अच्छा उत्पादन लेने की ओर धीरे धीरे अग्रसर होंगे। दुधारू पशुओं को कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है, क्योंकि प्रदेश के ज्यादातर किसान खेती के साथ दुधारू पशुओं का भी पालन करते हैं, और प्रदेश के बेरोजगार युवक भी इस व्यवसाय को अपनाकर अच्छा लाभ कमा रहे हैं। किंतु किसी भी सह व्यवसाय को अपना लेने मात्र से ही उससे अच्छे उत्पादन की कामना नहीं की जा सकती है, क्योंकि जो भी हम पशु पालते हैं उसके उत्तम स्वास्थ्य प्रबंधन हेतु उसे संतुलित मात्रा में आहार देना आवश्यक होता है। तो आप इस व्यवसाय को सफल बनाने हेतु दुधारू पशुओं का आहार प्रबंधन किस तरह से करें, इस बारे में उचित सुझाव दे रहे हैं पशु विशेषज्ञ डॉक्टर R.K. तिवारी। किसान भाइयों, जैसा कि हम जान रहे हैं कि हमारा जाड़े की ऋतु आने वाली है, और ऐसी स्थिति में पशुओं को की विशेष देखभाल की आवश्यकता पड़ती है। खासकर हम पशुओं को अगर हम खान पान में अगर बदलाव लाएं तो निश्चित तौर पर हम उसे जो जाड़े की जो समस्या है उससे निजात पा सकते हैं। खासकर अगर हम ऊर्जा युक्त चारा अगर अपने पशुओं को दें तो हमारे पशु जो हैं वो काफ़ी स्वस्थ रहते हैं। जैसे कि अगर हम उसमें ऊर्जा युक्त में मक्का एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। मक्का को हम थोड़ी सी मात्रा, मक्का की जो दलिया होती है उसकी अगर मात्रा बढ़ा दें तो निश्चित तौर पर उसको एक ऊर्जा का जो सोर्स होता है वो मिल जाता है, जिससे उससे हमारे पशु काफ़ी लाभान्वित भी होते हैं, और हमारे जो किसान बंधुओं को पशुओं की बीमारियों की जो समस्या होती है उससे निजात मिलता है। पशुओं का संतुलित आहार प्रबंधन। ठंड के मौसम में पशुओं के संतुलित आहार का समुचित प्रबंधन करना चाहिए, क्योंकि पशुओं को संतुलित आहार नहीं मिलने पर पशु कमजोर हो जाते हैं और उन्हें ठंड लगने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए दुधारू पशुओं को प्रोटीन युक्त संतुलित आहार देना चाहिए, जिसको आप अपने स्तर पर बनाकर पशुओं को खिला सकते हैं। इसके लिए मुख्य अवयव इस प्रकार से हैं। अगर हम संपूर्ण रूप में देखें
तो दाने की मात्रा, मक्का तो हम उसमें मिलाएंगे ही, तो दाने की मात्रा को थोड़ा सा हम उसमें बढ़ाते हैं। और क्या कहते हैं कि भूसा जो हम प्राल जो हमारा जो धान का प्राल है, जो अभी कई जगह पे स्टार्ट मिलना शुरू भी हो गया है, और 1 महीने में सभी धान हमारे कट के जो प्राल मिलेगा हमको, उसमें भी काफ़ी गर्मी होती है। उसको भी कुछ मात्रा में, लिमिटेड मात्रा में, ऐसा ना हो कि हम पूरा उसी को खिलाएं, तो लिमिटेड मात्रा में अगर उसको हम खिलाते हैं तो हमारे पशुओं को उससे जो ठंड की जो समस्या है उससे हमको निजात मिलता है। इसके साथ साथ विभिन्न जैसे हमारे जाड़े के उसके अलावा जो हमारी हरी घास है, हरी घास में खासकर बरसीम और जई, इसको भी खिलाने से अगर हम इसका डेली अगर 15 से 20 किलोग्राम जई या 15 से 20 किलोग्राम बरसीम अपने पशुओं को लगातार खिलाते हैं तो भी हमारे जो पशु हैं उसको इससे निजात मिलती है। अगर हम खान पान में बदलाव लाते हैं तो निश्चित तौर पर हम जो जाड़े की जो समस्या है, जो जाड़े से हमारे पशु जो परेशान होते हैं, ठंड से हमारे पशु जो परेशान होते हैं, उससे हम निजात पा सकते हैं। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। जॉन डियर अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है संगरिया जिला हनुमानगढ़ के श्याम सुंदर शर्मा ने। आपने मोती उत्पादन पर जानकारी चाहिए है तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। आजकल जैसा समय चल रहा है कि कम क्षेत्रफल से ज़्यादा आमदनी कैसे आप प्राप्त कर सकते हैं, इसके लिए ज़रूरी है कि हम कुछ अतिरिक्त उद्योगों को, कुछ ऐसी सुविधाओं को अपने अंदर समाहित करें, विकसित करें, जिससे कि हम कम क्षेत्रफल में अधिक से अधिक लाभ ले सकें। मत्स्य पालन व्यवसाय से किसान अच्छी आमदनी कमा रहे हैं। इस लाभ को और बढ़ाने के लिए मछली पालन के साथ अन्य व्यवसायों को भी अपनाया जा सकता है, जैसे कि मत्स्य सह बत्तख पालन, मत्स्य सह मुर्गी पालन और मेड़ों पर बागवानी इत्यादि। लेकिन आज हम ऐसे व्यवसाय की बात करेंगे जो आपके लिए नया होगा। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं मछलियों के साथ सीप पालन के बारे में, जिनका पालन करके आप मनचाहे आकार के मोतियों का उत्पादन कर सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि अपने आसपास के वातावरण में बहुत सारी सीपियां तालाबों में, नदियों में पाई जाती हैं। उन सीपियों में कैसे हम छोटा सा एक शल्यक्रिया करके मोती उत्पादन का कार्य कर सकते हैं, इसके बारे में जानकारी लेकर के, प्रशिक्षण प्राप्त करके हम शुरू कर सकते हैं। मोती की खेती के लिए सबसे अनुकूल मौसम शरद ऋतु यानी अक्टूबर से दिसंबर तक का समय माना जाता है। कम से कम 10 गुणा 10 फीट या इससे बड़े आकार के तालाब में मोतियों की खेती की जा सकती है। 1 एकड़ तालाब में अधिकतम 38,000 सीप से मोती उत्पादन किया जा सकता है। खेती शुरू करने के लिए किसान को पहले तालाब, नदी आदि से सीपों को इकट्ठा करना होता है या फिर इन्हें खरीदा भी जा सकता है। इसके बाद प्रत्येक सीप में छोटी सी शल्य क्रिया के बाद इसके भीतर 4 से 6 मिलीमीटर व्यास वाले साधारण या डिजाइनर बीज डाले जाते हैं। सीपियां हमारे आसपास के क्षेत्रों में बहुत सारी उपलब्ध हैं, जिसमें नदियां हैं, तालाब हैं पुराने, या ऐसे तालाब जिसमें वर्ष भर पानी रहता है, बंधे हैं उसमें। तो यहाँ पे अपने 3 प्रकार की सीपियाँ पाई जाती हैं, जिसमें सबसे पहली सीप जो अच्छी सीप मानी जाती है उसको हम लोग कहते हैं लेमिनिडेंस मार्जिनेलिस, दूसरी होती है लेमिनिडेंस कोरिएनस, तीसरी होती है पाइडेसिया कारुगाटा। ये 3 प्रकार की सीपियाँ जो अपने क्षेत्र में पाई जाती है और उनमें हम मोती उत्पादन का काम बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकते हैं। जब हम सीपियों को इन वातावरण से इकट्ठा करके लेकर के आते हैं तो सबसे बड़ी ज़रूरत होती है कि उसको हम प्री ऑपरेटिव कंडीशन में रखें। प्री ऑपरेटिव कंडीशन में 1 से 2 दिन 3 दिन तक रखने के पश्चात जब हम देखते हैं कि उनकी जो एडक्टर मसल होती हैं वो हमारी वीक हो जाए, कमज़ोर हो जाए, जब कमज़ोर हो जाती हैं तो हम उसको खोलने में हमको आसानी होती है और आसानी से हम ओपनर की सहायता से उसको खोल सकते हैं। खोल करके हम फिर ऑपरेशन की प्रक्रिया पूरी करते हैं। 3 प्रकार के हम लोग ऑपरेशन इसमें करते हैं। पहला होता है मेंटल कैविटी इंसरेशन, जिसमें कि हम डिजाइन मोती तैयार करते हैं। डिजाइन मोती मतलब जैसे पेंडेंट में हम लोग गले में पहनते हैं, लॉकेट में धारण करते हैं, किसी भी आकृति की हो सकती है, चाहे वो शंकर जी हो सकते हैं, हनुमान जी हो सकते हैं, 786 हो सकता है, क्रॉस हो सकता है, मक्का मदीना हो सकता है,
चांद सितारे हो सकते हैं, कोई भी जो भी डिजाइन हम उसके अंदर उकेर देंगे, उकेर करके डाल देंगे, जिसको हम लोग बीड्स कहते हैं, वो उसके अंदर डाल देंगे, उसी आकृति का मोती बनना प्रारंभ हो जाएगा। दूसरा प्रकार का जो मोती होता है जिसको हम लोग गोल मोती की संज्ञा देते हैं, गोल मोती का नाम देते हैं, उसको हम लोग उसके प्रजनन तंत्र में प्रवेश कराते हैं, ऑपरेशन करके प्रवेश कराते हैं और इसमें गोल मोती हम तैयार करते हैं। इसका मेथड होता है कि हम उसके जो टिश्यूज़ होते हैं उसको काट करके, पैलियल टिश्यूज़ को काट करके उसको 2 mm का ग्राफ्ट बनाते हैं और 2 mm का ग्राफ्ट बना करके उसके बच्चेदानी में उसको हम लोग ऑपरेशन करके डाल देते हैं और उसके पश्चात उस जो टिश्यू होता है उसके से टच करता हुआ, उससे छूता हुआ एक बीड्स, गोल बीड्स डालते हैं, जिसके धीरे धीरे करके उसमें गोल मोती का निर्माण करना शुरू होता है। तीसरी प्रक्रिया जो होती है मेंटल टिश्यू इम्प्लांटेशन, हम उसको कहते हैं। उसमें जब हम छोटे और राउंड किस्म के मोती तैयार करने की कोशिश करते हैं तो इस प्रक्रिया के तहत हमको उसको तैयार करना होता है और उसको मेंटल टिश्यू में को हम 2 mm का ग्राफ्ट काट करके उसके शरीर के अंदर डालते हैं, तो उसी पर वो मोती बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। इस प्रकार 3 प्रकार से हम लोग मोतियों का निर्माण करते हैं। चौथा होता है जो हाफ राउंड मोती बनता है। हाफ राउंड में होता है कि हम जो उनका मेंटल कैविटी होता है उसी में हम हाफ राउंड बीड्स तोड़ करके डालते हैं और उसी हाफ राउंड बीड्स में मोती का निर्माण होता है, जिसको कि हम आधा गोल, अर्ध गोल मोती बनता है। तो इस प्रकार हम लोग 4 प्रकार की मोतियों का निर्माण करते हैं और उसका हम अच्छी प्रकार से जब आप तैयार हो जाता है तो साफ़ सफाई करके, पॉलिश करके और उसको हम लोग अपने ऑर्नामेंट्स में धारण कर सकते हैं या जेवर बना सकते हैं। अब बात होती है कि इसकी पूरी प्रक्रिया कैसे चलती है। हमने सीप को कलेक्ट किया, प्री ऑपरेटिव कंडीशन में रखा, उसको साफ वातावरण में रखा, पोटेशियम परमैंगनेट के घोल में उसको धुला जिससे कि कोई किसी भी प्रकार का रोग दोष उसमें न रह जाए। फिर उसके बाद हम लोग ऑपरेशन की प्रक्रिया पूर्ण करते हैं। इसके लिए ऑपरेशन की प्रक्रिया में छोटे छोटे उपकरण लगते हैं विभिन्न प्रकार के, जिसका हम लोग उपयोग करते हैं, जिसमें ओपनर होता है, मसल होल्डिंग स्टैंड होता है, सीजर होता है, नाइफ होता है, स्पैचुला होता है। तो इस प्रकार के सारे उपकरण होते हैं जिसको कि हम लोग उपयोग करते हैं। ऑपरेशन करने के पश्चात क्योंकि उसमें चोट लगती है, घाव लगता है और कटता है, तो उससे बचने के लिए हम लोग पोस्ट ऑपरेटिव कंडीशन में 3 से 7 दिन तक रखते हैं। यदि मेंटल कैविटी इम्प्लांटेशन करते हैं तो 3 दिन में हमको देखरेख करने के पश्चात तालाबों में उसको संचित किया जाता है। यदि हम गोल मोती बनाते हैं और प्रजनन तंत्र में उसके इम्प्लांटेशन करते हैं तो ऐसी परिस्थितियों में हम 7 दिन तक रखते हैं। उसको एंटीबायोटिक के घोल में 7 दिन तक रखते हैं, जिससे कि उसमें जो रोग लगने की संभावना हो उसको दूर किया जा सके। तत्पश्चात जब हम पोस्ट ऑपरेटिव कंडीशन में उसकी देखभाल कर लेते हैं, साफ सफाई कर लेते हैं, फिर एक जाली बनाते हैं। जाली बना करके उसमें एक जाली में 2 सीपियाँ जिसका मुंह ऊपर की ओर हो करके एक रस्सी की सहायता से तालाबों में या बांस की सहायता से तालाबों में लटका देते हैं। एक जाली में 2 सीपियाँ रखी जाती हैं। जाली की लंबाई 10 इंच से 10 इंच गुणे 4 इंच का रखा जाता है या 5 इंच का, जिस हिसाब से आपकी सीपियाँ हैं उस नाप की चौड़ाई की बना लीजिए जाली। उस जाली में लटका करके हम लोग फिर 18 से 24 महीने तक तालाबों में पालते हैं। तालाब में जब हम पालते हैं तो उसके लिए भोजन की भी आवश्यकता होती है। इनका चूँकि ये फिल्टर फीडर होती हैं, पानी को छान करके भोजन ग्रहण करती हैं, तो इनके भोजन में काई की मात्रा होनी चाहिए। काई में क्लोरेला है, स्पारुलिना है इत्यादि की मात्रा का हम लोग प्रयोग करते हैं भोजन के रूप में। यदि भोजन हमारे तालाब में नहीं है तो उनको बाहर से कल्चर करके फिर उसको डाल दिया जाता है। इस प्रकार हम 18 से 24 महीने तक उसकी देखभाल करते हैं। देखभाल के पश्चात जब मोती हमारा तैयार हो जाता है तो उसको हम लोग हार्वेस्ट कर लेते हैं, निकाल लेते हैं और निकाल करके मार्केट में बेच देते हैं। इस प्रकार से यदि किसान भाई इसका इस्तेमाल करते हैं, इस विधि को अपनाते हैं, तो निश्चित रूप से 1 एकड़ से 2 से 2.5 लाख रुपए तक प्रतिवर्ष की आमदनी अर्जित कर सकते हैं। बस ज़रूरत होती है कि हम थोड़ी सी तकनीकी जानकारी हासिल करें। तकनीकी जानकारी हासिल करने के लिए इस प्रशिक्षण के माध्यम से हम लोग ज्ञान अर्जित करके अपना काम प्रारंभ कर सकते हैं। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है।
अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। आंवला के बाग से अधिक फलों की प्राप्ति हेतु आवश्यक प्रबंधन। बीज खरीदते समय ध्यान देने योग्य जरूरी बात। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी साबित हुआ होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत हैं। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है p18annadatarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें जॉन डियर निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800419215 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय आप सभी से होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।